देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज का दिन सियासी एतबार से खासा अहम दिन था। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में आसिफ अली जरदारी सदर साहब ने खिताब किया। गैर मुल्की डिप्लोमेट्स की मौजूदगी में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर खुलकर बात की गई। सदर ने आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ पॉलिसियों में रिफॉर्म्स लाने की भी बात की। उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में भी बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। सदर पाकिस्तान ने जहां अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली से कौम को आगाह किया, वहीं पर वो अपनी माजी के दौरे सदारत को भी गुण गा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि अपने दौरे सदारत में उन्होंने काबिले जिक्र फैसले किए, जिनमें असेंबली की मुअत्तली के इख्तियारात पार्लिमान को वापस करना, 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी बहाल करना, फाटा इस्लाहात से लेकर और इसके अलावा आगाज हुकूक बलोचिस्तान और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फार्मूले की असर नौ तश्कील, गिलगित बल्तिस्तान की खुद मुख्तारी और सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना शामिल है। लेकिन आसिफ अली जरदारी का ये दौर पहले दौर से कई हवालों से मुख्तलिफ है। पहले दौर में वो खुद वजीर आज़म और वुज़रा के कई हवालों से मुख्तलिफ पहले दौर में वो खुद वजीर आज़म और वुज़रा का चुनाव करते थे, जबकि 3 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत कायम थी और उन्होंने तमाम अहम इख्तियारात भी वजीर आज़म, अदलिया और सूबों को तफवीज़ कर दिए थे। साथ ही साथ जब वो मनसब सदारत पर बैठे हैं इस बार, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के वो अल्फाज याद आ गए जब उन्होंने कहा था कि अब की बार सदर जरदारी के पास बरतानवी बादशाह जैसे इख्तियारात होंगे। क्या कहा था, आइए सुनते हैं। तो अब मैं वालिद साहब को कहता हूं कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड किंगडम में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बार आसिफ अली जरदारी के सामने अहदाफ क्या हैं और उन्होंने दोबारा इस सलामती समझे जाने वाले आईनी ओहदे को अपने लिए क्यों चुना है। मफाहमती माहिर समझे जाने वाले सदर जरदारी आज भी मिलकर चलने की बातें करते हैं। जिस वक्त जरदारी साहब मफाहमत की मिसालें दे रहे थे, उसी वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के अरकान गो जरदारी गो के नारे लगा रहे थे। जरा असेंबली का माहौल मुलाहिजा फरमाइए। As we embark upon the first parliamentary year, let me extend my heartfelt congratulations to all honourable members of the Parliament on the election to this. समझ नहीं आता कि इस बार क्या तबसरा किया जाए। कई दिन से हम अपने शो में यही कह रहे हैं कि जब तहरीक इंसाफ मफाहमत करना ही नहीं चाहती तो हुक्मरान किसको बार बार मफाहमत की दावत दे रहे हैं। जो सदर सबको इकट्ठा चलने का कह रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उसी सदर को मानने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल एहतजाज की तैयारी हमारी है और एहतजाज करेंगे और फुल फिल तैयारी करेंगे और तैयारी एहतजाज की हमारी इंशाल्लाह 21 तोहफो सलामी वाली एहतजाज होगा अब जरदारी के खिलाफ। एंड द रीज़न भी कि जरदारी मैं समझता हूँ आर्टिकल 41 के मुताबिक वो यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करता। आर्टिकल 41 यही कहता है जब आप यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जरदारी ने अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। वो नोडोरो जाकर के पॉलिटिकल गैदरिंग को एड्रेस करता है, लिहाजा उसकी इरादा ही नहीं है कि यूनिटी को रिप्रेजेंट करे। दूसरी जानिब कल एक नया इंकशाफ हुआ है तहरीक इंसाफ की जानिब से। 2 साल से अमरीकी रजीम चेंज का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अब सऊदी अरब को भी इसमें शामिल कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी हुकूमत हटाने में अमरीका के साथ सऊदी अरब भी शामिल था। बयान की टाइमिंग पर नजर दौड़ाएं तो ये इस वक्त मौजूद था जब सऊदी सामने आया, जब सऊदी अरब का वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आया हुआ था। अली मोहम्मद खान ने इस बयान से ढके छुपे अल्फाज में लाताल्लुकी दिखाई है। अली मोहम्मद ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हर मुश्किल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी देगा और हम भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। कोई बीच में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे खुदा न खास्ता तारीखी दोस्ती और तारीखी भाईपने में इतना भी नुक्ता है
जब भी खुदा न खास्ता सऊदी पे मुश्किल वक्त आया, हम उनके साथ खड़े रहे और आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले आज पैनल में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से तारिक फसल चौधरी हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से लतीफ़ खोसा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले निसार खोड़ो साहब की तरफ जाऊँगी। निसार खोड़ो साहब, ये आज पार्लिमान का मुश्तरका इजलास, आसिफ अली जरदारी साहब जिस वक्त खिताब कर रहे थे पार्लिमान के अंदर, उस वक्त अपोजिशन गो जरदारी साहब गो के नारे लगा रही थी, हुकूमत के खिलाफ हुल्लड़बाजी कर रही थी। एक तरफ जरदारी साहब ने ये इंतबाह दे दिया है और इस बात को वाज़ेह तौर पे बताया है कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है, इसी वजह से इख्तिलाफात लेकर नहीं चल सकते। कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा। लेकिन एक जमात जो सदर नहीं मान रही, सदर जरदारी साहब को, बैरिस्टर गौहर का भी आपने सुना है ये क्लिप जो हमने सुनवाया है, तो ऐसी सूरत हाल में मफाहमत किससे होगी जब मफाहमत के लिए तैयारी कोई नजर नहीं आती? देखें, बात सुने, उनके एहतजाज करना जो है ये उनका वतीरा है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उन्होंने आज एहतजाज किया सदर साहब की तकीर पे, जो एक कानूनी और आईनी एक तकाजा है कि वो असेंबली को, ज्वाइंट सेशन को खिताब करते हैं साल में एक दफा। इस सदारती इलेक्शन में जो मुखालिफ लोगों का जो उम्मीदवार था, महमूद खान अचकजई साहब, उसने खुद एडमिट किया कि इससे बेहतर इलेक्शन कभी नहीं हुई, कोई बिकाऊ माल नहीं आया, किसी ने कुछ धांधली नहीं की और इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन के, इस असेंबली में जो असेंबली चुन के आई है। उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके उम्मीदवार ने इस इलेक्शन को जायज और बेहतर और फेयर करार दिया। जब ये सब कुछ हो चुका है तो उसके बाद सिर्फ ये वतीरा कह सकते हो, रस्मन कह सकते हो, जिद कह सकते हो, बस अपने आप को दिखाना कह सकते हो, उन्होंने एहतजाज कर दिया। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ अभी भी अकल के नाखून ले, इस मुल्क के लिए सोचे। उनको जो हैसियत अभी मिली है अपोजिशन की, उस अपोजिशन में रह के अपना किरदार अदा करें अपनी जगह पे, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों को जरा उजागर करे, हुकूमत उनसे सीखेगी। हम इमरान खान की तरह नहीं है कि हम अकले कुल हैं, और अकले कुल ने जो कर दिखाया पाकिस्तान के लिए वो सबको पता है कि 3.5 साल में लोग किस तरह से चीख उठे थे। मैं समझता हूं उनका एहतजाज आज नाजायज था। इस इलेक्शन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, सदारती इलेक्शन पर उनके उम्मीदवार खुद वहां बैठे हुए थे और मैं नहीं समझता कि वो महमूद खान अचकजई साहब नारे लगा रहे होंगे, नहीं नारे लगा रहे होंगे कि उन्होंने खुद माना है कि इलेक्शन ठीक हुई है और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि असेंबली के वोटों को माना उसने कि जी असेंबली में जो वोट होने से होने। जब असेंबली के मेंबरान ओथ उठा लेते हैं तो इसमें असेंबली को ऑन करते हैं। अब जब ऑन करके असेंबली और अपनी असेंबली को पिछली माजी की तरह अपोजिशन का दाग लगे तो वो इस्तीफा देके चले जाते हैं। अभी उस चीज से निकलना चाहिए, पीटीआई को सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए, अपने लिए नहीं। अच्छा जनाब, अच्छा, मैं जरा लतीफ खोसा साहब की तरफ भी जाती हूँ। लतीफ खोसा साहब, निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन को सोचना चाहिए, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास साल में एक दफा होता है। आज जो हुआ शोर शराबा ऐवान के अंदर, वो कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, अपने लिए नहीं मुल्क के लिए सोचें। क्या कहेंगे? मुल्क के लिए अगर ये लोग सोच लेते तो और क्या चाहिए था। देखें, अगर मुल्क के लिए कोई सोचता होता तो मैंडेट ना चोरी करता। अगर मुल्क के लिए कोई सोचता होता तो फिर जो है 100 हमारी जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को फॉर्म 47 के जरिए हराता ना। अगर मुल्क के लिए किसी ने सोचा होता तो बैठिए जो है पार्लियामान में जो हारे हुए थे, शिकस्त खुर्दा, उनको वजीर आजम ना बनाया जाता। अगर मुल्क के लिए किसी ने सोचा होता तो जो है यानी जो
मखसूस नशिस्तें हैं एक जमात की, वो छीनी ना जाती और इनको ना दे दी जाती उन लुटेरों को। अगर मुल्क की किसी ने सोचा होता तो फिर ये बंदर बांट रियासती ओहदों की इस तरह से ना की जाती। अगर मुल्क की किसी ने सोची होती तो अदलिया को जो है पाबा जंजीर न किया होता और अदालतों को जो है इंडिपेंडेंट फैसले करने दिए जाते। अगर किसी ने मुल्क का सोचा होता तो मशरकी पाकिस्तान भी अलहदा ना होता जब मैंडेट लोगों का तस्लीम नहीं करते। और अगर मुल्क का किसी ने सोचा होता तो फिर सदर पाकिस्तान जो है वो वफाक की अलामत होती है। वो किसी पार्टी का नुमाइंदा होकर वो एक दिन पहले जो है गड़ी खुदा बख्श में बतौर 4 पीस के सदर के तकरीर न करता वहाँ, तो फिर वो रियासती जो है वो होता। तो ये तो सारा फ्रॉड हो रहा है इस मुल्क के साथ। अगर कंट्रोल कोई और कर रहा है और अवाम को हक के हुक्मरानी से महरूम कर दिया गया है, तो ये मुल्क की सोचने वाले जरा सुने तो सही बात कैसे कर रहे हैं। ये मुल्क को तो खुद तबाह करने पर तुले हुए हैं। इन्होंने जो है शिराजा बखेर के रख दिया। आज अवाम जिस कस्म पुरसी के आलम में है, जरा उनसे गली कूचों में जाके पूछिए तो सही, ये फिर इनकी तारीफ करेंगे और बताएंगे कि मुल्क की कौन सोच रहा है और किसको परवाह है मुल्क की। अच्छा ठीक हो गया। निसार खोड़ो साहब, ये इस पे बहुत ज्यादा एतराजात आ रहे हैं इस बात पे कि सदर जो है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो इस तरह से स्पीच की है और फिर जो अभी हाईलाइट किया है लतीफ खोसा साहब ने, तो ये जो माजरा है इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और आ रही है। आप क्या बातें कर रहे हैं जी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वो मेंबर था, वो एमएनए बना, एमएनए से फिर वो सदर हुए हैं। सबको पता है कि पीपुल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। वो को चेयरमैन है उस पार्टी के, सदर बने हैं। जैसे आरिफ अलवी साहब पार्टी के ओहदेदार थे और आखिरी दम तक रहे, इसी तरह से अगर आसिफ जरदारी साहब भी हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। बात है कि वो एक्शन क्या करते हैं, उस एक्शन पर आप तंज करो तो कर सकते हो, लेकिन किसी की सियासी वाबस्तगी पर आप कैसे तनकीद कर सकते हो। आरिफ अलवी पे करता था लतीफ खोसा साहब तनकीद कि क्यों भाई इमरान खान के सपोर्ट में बयान दे रहे हो। लतीफ खोसा साहब को उस वक्त आरिफ अलवी साहब पर भी तनकीद करनी चाहिए थी कि उन्होंने इमरान खान की हिमायत में बहुत सारे बयानात दिए। उन्होंने इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात करवाई, 2 दफा मुलाकात कराई अपने सदारती महल में। उसके उतर जाने के बाद भी लतीफ खोसा साहब ने इस बात पे क्यों नहीं कहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि वो सदर पाकिस्तान बने हैं, रियासत का इदारा है और रियासत के सिंबल हैं। सिंबल ने आके असेंबली में तकरीर करनी है, असेंबली को ये मान चुके हैं। अगर न माना होता तो ओथ न उठाते, उनके मेंबरान ओथ न उठाते। धांधली हुई है, नहीं हुई है, जो कुछ भी हुआ है, ओथ न उठाते। ओथ न उठाते तो फिर हम समझते कि भाई कोई बात है, लेकिन ओथ उठाया है। स्पीकर की इलेक्शन में हिस्सा लिया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, सदर पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लिया, बाकायदा कैंडिडेट खड़े किए। अब शोर मचा के सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, बस और कुछ नहीं है। सही। तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ भी चले जाती हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? तारिक फजल चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तारिक फजल चौधरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? इस्लामी अच्छा, मुझे तारिक फजल चौधरी साहब की आवाज नहीं आ रही, बल्कि उनकी तरफ से कुछ और आवाज आ रही है। तो मैंने मैं जो है दोबारा जाती हूँ। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मुझे नहीं आ रही बिल्कुल भी उनकी आवाज। अच्छा जी, मैं लतीफ खोसा साहब की तरफ ही आती हूँ। लतीफ खोसा साहब, वो कह रहे हैं निसार खोड़ो साहब कि जी अगर जो है वो ऐसी ही बात थी तो क्यों जो है वो ओथ उठाया और असेंबली में क्यों आके बैठे, फिर अगर बैठे तो असेंबली को चलने भी दे असेंबली की तरह। देखे, हमने जो है एहतजाजन बैठे हुए हैं। हमने कहा है कि हमारा मैंडेट जो है अवाम का खुदारा वापस कीजिएगा। रियासत की बात करते हैं, रियासत अवाम है। अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए जिन ऐवानों में मुंतखब करके भेजती है, उन्हीं को हक हुक्मरानी का हासिल होता है। और यहाँ जिनको अवाम ने 8 फरवरी को जो है मुंतखब करके भेजा,
9 फरवरी के फॉर्म 47 के जरिए 100 बंदों को हरा दिया गया, और वहाँ जो है जो शख्स वजीर आजम के ओहदे पर बैठा हुआ है उस पर मैंने खुद एतराज किया था उमर अयूब की जानिब से कि जो अपने हल्के का हारा हुआ है वो 25 करोड़ अवाम का कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। और फिर जो है सेनेट के अभी तक जो है एक सूबे के तकमील पजीर नहीं हुई है, पार्लियामान अभी मुकम्मल नहीं हुई है। ये जो है इस तरीके से बाकियों के इंतखाबात सदर पाकिस्तान का भी करवा दिया और बाकी सारे इंतखाबात भी करवा दिए, जबकि अभी तक ऐवान जो है पूरा ही नहीं हुआ है, जबकि इंतखाबी अमल पूरा ही नहीं हुआ है। तो ये ओहदे कैसे बांट दिए गए? ये तो ऐसा ही है जैसे पहले हमेशा एस्टैब्लिशमेंट करती रही है -1 के फॉर्मूले पे। पहले कहा -1 नवाज शरीफ, फिर कहा -1 बेनजीर। हमने 4 पीस बनाई थी उस वक्त, और जब 3 पीस जब नवाज लीग को बाहर किया था नवाज शरीफ को, तो उन्होंने जो है जावेद हाशमी को सदर बना लिया था, राजा परवेज अशरफ चेयरमैन, वो अपना जफरुल हक साहब चेयरमैन बन गए थे। और इसी तरह अब इमरान खान को माइनस करने के लिए फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है बरूए कार आ गई है। तो वो लोगों के उन्होंने सिंबल भी छीन लिए, लेकिन आफरीन है उस आवाम की जिन्होंने 8 फरवरी को जो है एक एक उम्मीदवार भी ढूंढे और सिंबल भी ढूंढ रहे थे, और अपना जो है अपना हक जो है उन्होंने मुसल्लम करवाया। तो देखें इस तरीके से जो है अगर आपने रियासत को इस तरह दुत्कारना है और मैंडेट को आपने आवाम के मैंडेट को जो है तस्लीम नहीं करना है, तो खुदारा पहले भी हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है इस मुल्क का। अब फिर हम क्या उसी तरफ जो है गामजन है, तो फिर खुदारा ऐसा न करें तो बेहतर है। आवाम के हक को तस्लीम करे और अवाम ही की जो है ताबेदारी और वफादारी अवाम ही के साथ आइन कहता है। यही है हमारा इमरानी मुआहदा, और अगर इमरानी मुआहदे को हम अमल नहीं करेंगे तो फिर देखिएगा कि रियासत का कितना नुकसान होता है। और जहाँ तक ताल्लुक है हमारा इस अमल में बैठने का, तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजन बैठी हुई है और ये इनको बिल्कुल यकतरफा अमल नहीं करने देगी। पार्लियामान के अंदर भी अवाम के हकूक की बात करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी हकूक की उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। और अब हमने तहरीक भी जो चलाई है वो तहरीक है कि इस आइन की पासदारी को जो है यकीनन बनाया जाए, और आइन ही पर अमलदारी करते हुए रियासत आगे बढ़ सकती है। अगर आइन से इनहराफ करेंगे तो यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा जी, निसार खोड़ा साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि लतीफ खोसा साहब मेरे मेहरबान दोस्त रहे हैं, काफी पता नहीं पुराने अपनी जगह पे। मुझे आपने उनके साथ बहस में उलझा लिया है, लेकिन आज अच्छी बात है कि लतीफ खोसा साहब ने ये मान लिया कि हमने पहले ही बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा अवाम के हक को माना करो। अवाम के हक को मानना होता तो फिर आप इस्तीफा क्यों दिए थे कौमी असेंबली से? आपने पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट देकर 3 दिन के बाद असेंबलियां क्यों तोड़ दी थी? वो उस वक्त आपको अवाम का हक याद नहीं आया? सही, ठीक है, मैं इसका न करें, ऐसी बातें न करें, ठंडे हो जाए। पाकिस्तान को आगे चलना है, पाकिस्तान किसी सूरत में तोड़ने नहीं देंगे हम। आप बयान देते हैं कि बांग्लादेश की सूरत हाल हो रही है, आप बयान देते हैं गलत बरत बराबर। आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए हम तैयार हैं, जिनके पास असल पावर है उनके साथ बात करने को तैयार है। ना बातें कर रहे हैं लतीफ साहब। अच्छा ठीक हो गया है। लतीफ खोसा साहब, निसार खोड़ा साहब कुछ गिला कर रहे हैं आपसे। जी देखिए, उनका गिला बिल्कुल बेजा है। तो कभी भुट्टो साहब ने और कभी शहीद बेनजीर भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की थी। खुदा एस्टैब्लिशमेंट को अख्तियार मत दें कि वो आप पर हुक्मरानी करे हमेशा के लिए। क्या हम वो जो है अपना टोपी वाले, वो हैट वाले से हम क्या अब खाकी वर्दी के गुलामी में आ गए हैं? मत कीजिएगा ऐसा, वरना मुल्क जो है नहीं चल पाएगा। ये बात करते हैं ताकत अवाम के पास है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, यही आइन की मनता है।
यही आपके चेयरपर्सन जो है बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो का था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और यही इमरान खान आज कहता है कि असल जो है इक़्तिदार अवाम ही को होना चाहिए और अवाम को मुक़्तदर करके ही वो दम लेगा। वही तो कह रहा हूँ, मैं यही बात तो कर रहा हूँ खुसर साहब कि अवाम अब आप पावर पॉलिटिक्स में ना पड़े ना, उसकी गुलामी ना करें, बिसाखियों पर मत करें। अब तो कठपुतली हुकूमत है, हुकूमत वो है जो वजीर खजाना अपना नहीं बना सकती है, हुकूमत वो है जो वजीर दाखिला अपना नहीं बना सकती है। हुकूमत ये कैसी हुकूमत है कि किसी और की ईमान पर ये हुक्मरानी चल रही है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो तो खुद अगर राना सनाउल्लाह कहता है कि ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वजीर दाखिला का कलम दान मांगा, अगर वो वजीर आजम का भी कहते तो वजारत उज़्मा भी उन्हीं की झोली में पड़ती। तो ये हुकूमत तो खुद जो है वो कह रहे हैं कि इसका जवाब मैं इसका जवाब तारिक फजल चौधरी साहब से भी ले लेती हूँ, उनको भी सामने गुफ्तगू कर लेती हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी चौधरी साहब, ये आज पार्लियामान का इजलास हुआ, हमने देखा मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था, सदर पाकिस्तान ने जो है वो स्पीच भी की और जब खिताब किया तो जो माहौल था हम उस पे ही बात कर रहे हैं। शुरू से मफाहमत की बात करने की बात हो रही थी, लेकिन मफाहमत कैसे होगी जब गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जी वो सदर को नहीं मानते। मैं भी निसार खोड़ साहब से वही बात कर रही थी। और फिर जो अभी पावर पॉलिटिक्स की शिफ्ट की बात हो रही है, कुछ हम मोरालिटीज की बात कर रहे हैं, लतीफ़ खोजा साहब जिस किस्म की चीजें बात कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? अब पार्लियामान के अंदर तो वो मौजूद है, लेकिन पार्लियामान चलेगी कैसे अगर यही माहौल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले जो आपने आखिर में बात की है मोरालिटी, अगर इसी की बात की जाए तो आज तकरीबन 50 के करीब गैर मुल्की सफारतकार वो ऐवान में मौजूद थे। उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस मोरालिटी का मुजाहरा किया वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यानी उनकी मौजूदगी का मतलब ये कि पूरी दुनिया ने देखा कि मोरालिटी का जो हाई स्टैंडर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किया है असेंबली में वो क्या है। अब जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की कि मैं उन्हें आईनी सदर नहीं मानता, तो मैं उनसे फिर ये पूछता हूँ कि आप अपनी जमात के साथ अवान में किस बुनियाद पे तशरीफ फरमा है। जाहिर है पाकिस्तान की आइन के तहत एक इलेक्शन हुआ है और उसी आइन के तहत आपने हलफ उठाया है और उस हलफ उठा के आप असेंबली के अंदर मौजूद हैं। उसी असेंबली ने जरदारी साहब को वोट दी है और जरदारी साहब सदर इलेक्ट हुए हैं। अगर आप पार्लियामान को मानते हैं तो जरदारी साहब आइनी सदर हैं, और अगर आप पार्लियामान को आप नहीं मानते तो आप पार्लियामान में बैठे किस हैसियत से हैं। तो ये तो 2 और 2 4 की तरह बड़ी वाज़ेह सी बात है। उसके बाद आ जाती है सियासी बात। अगर आपको इस इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है तो आरटीएस के जरिए जो नमूने 2018 के इलेक्शन में जितवाए गए और जीते वो क्या कौम से ढके छुपे हैं? अभी तक वो केस पेंडिंग भी हैं अदालतों में और उनमें बहुत सारे जो हैं वो फैसले भी हुए, वो आपको पता है। लेकिन उस वक्त अपोजिशन जो कि हम लोग थे, हम पार्लियामान का हिस्सा बने, कार्रवाई का हिस्सा बने, इस तरह के टोपी ड्रामे नहीं किए, इस तरह की गालियां ऐवान में नहीं दी, इस तरह की छलांगे नहीं लगाई, इस तरह की सीटियां नहीं बजाई। खोजा साहब हमारे बड़े हैं, आप इनसे पूछें कि क्या ऐवान के अंदर आज सीटियां नहीं बजाएगी? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान कौमी असेंबली, और उसमें यानी जैसे वो छोकरे नहीं होते यानी लैड्स जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, गली मोहल्लों के कोनों पे खड़े होकर सीटियां बजा रहे होते हैं, वो आज स्पीकर डाइस पे चढ़ के सीटियां बजा रहे थे। तो ये मनाजिर कोई मतलब कोई आईनी अखलाकी मोरालिटी किसी भी जुमरे में आते हैं? जो बात खोसा भी है उस बात के ऊपर बात की जा सकती है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कौन सी सियासत की, बीबी ने कौन सी सियासत की, मियां नवाज शरीफ आज की सियासत पे उन्हें क्या एतराज है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। मफाहमत तो बहुत आगे की बात है ना। मैं तो अभी उन बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं जो किसी हवाले से भी, किसी जाब्ते से भी सियासत में जिनकी इजाजत नहीं है। ये तो बात की बात है कि कोई मफाहमत हो, आपस में मिल बैठे, कोई इंसानों वाली गुफ्तगू हो, कोई सियासी गुफ्तगू हो, कोई पार्लिमानी गुफ्तगू हो, बात की बात है। लेकिन जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, जो बाहैसियत एक सियासी कारकुन, पार्लियामेंटेरियन,
اسمبلی کا وقار, روایات, ٹریڈیشنز, ان کے زمرے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں پہلے ان کو تو فالو کریں. میں ان کی اس بات پہ بحث میں کرتا ہی نہیں ہوں جو کھوسا صاحب نے بات کی ہے کہ جی ان کے پولیٹیکل جو تھیم تھا, پولیٹیکل جو ان کی آئیڈیالوجی تھی, بھٹو صاحب کی, بی بی کی, ہماری لیڈرشپ کی, وہ کیا تھی اور آج کیا ہے, اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. اگر کہیں گے تو بھی جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے بیسکس تو ٹھیک کریں. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. آج کے مناظر انتہائی افسوسناک تھے پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کی پارلیمان کے لیے. یہ پارلیمان گالیاں, مغلظات کرنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے اور دینے کے لیے نہیں ہے, سیٹیاں بجانے کے لیے نہیں ہے. اور یہ سٹاف جو اگر اس طرح کی حرکتیں کرے گا پارلیمان کے اندر اور پھر یہ کہے گا کہ ہم عوام کی ووٹ سے آئے ہیں, عوام کی امنگوں کے ترجمان ہیں اور ہم پبلک کے نمائندے ہیں, تو کیا پبلک نے یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ایوان میں بھیجا ہے؟ جس چیز کے اوپر آپ کو اعتراض ہے آپ بات کریں, اس میں جو طریقہ کار آپ اپنا سکتے ہیں پارلیمان میں اپنائیں. آپ کو بات کرنے کی پوری آزادی ہے, احتجاج کا پورا حق ہے. لیکن آج کے مناظر کو میں کہوں گا کہ بہت افسوسناک تھے. پارلیمان کی تاریخ کے لیے بڑا ایک افسوسناک اور بڑا ایک تکلیف دہ دن تھا. میں تو اس کو اس طرح اچھا کہوں گا. چودھری صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ اسی بات پہ میں آپ کی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج جو اجلاس سے خطاب کیا ہے جب صدر ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اختلافات لے کر نہیں چل سکتے اور وقت بہت ہمارے پاس کم ہے. تو یہ جو ہے یہ 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ انہوں نے کہے آصف رضا صاحب نے. تو اگر یہی اختلافات رہے جو ابھی آپ کے سامنے ہیں, اور میں وہی ابھی سارے آپ تینوں سے یہی جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہوں اپنے ویورز کے لیے بھی, اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر سوال وہی ہے نا کہ اختلافات ختم کون کرنے کے لیے پہل کرے گا, آگے کون بڑھے گا اور کون جو ہے انیشیٹو لے گا, کیونکہ حکومت تو ماں کی طرح ہوتی ہے کہتے ہیں. یہی بات ہم پچھلے دور میں جب خان صاحب کی حکومت تھی, یہی بات اس وقت بھی ہم اپنے پروگرام میں کر کے تک چکے تھے کہ جی آپ انیشیٹو لیں, لیکن وہ اگین وہی والی بات تھی کہ نہیں. اب یہاں پہ کون لے گا انیشیٹو, کون آگے بڑھے گا اور کون کہے گا کہ جی اختلافات ختم کریں اور بیٹھے ایک ٹیبل پہ؟ دیکھیے جی, گورنمنٹ اس سلسلے میں انیشیٹو لینے کے لیے بالکل تیار ہے. ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جو ذمہ داری اس کے اوپر ہے اور ہر گورنمنٹ پہ ہوتی ہے, وہ اس سسٹم کو چلانا, ملک کو چلانا. ملک جن چیلنجز سے گزر رہا ہے ان سے نبرد آزما ہونا, پاکستان کی بہتری, سلامتی, استحکام, خوشحالی, ترقی, یہ ٹارگٹس ہوتے ہیں. اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم بالکل اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے, چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ پہلے یعنی آپ جب تعلیم حاصل کرنے کی اگر بات ہو تو پڑھائی کیسی ہو رہی ہے کسی اسکول میں, وہ اچھی ہے, بری ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے آپ اسکول میں داخلہ تو لیتے ہیں. آپ پہلے ایڈمیشن فارم تو داخل کرتے ہیں کہ ہاں میں اس درسگاہ کا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے تیار ہوں. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلا مرحلہ ہی اپوزیشن طے نہیں کر پا رہی کہ جو بنیاد ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کی, جو بنیاد ہے ایک پارلیمانی آداب تو بہت دور کی بات ہے, یعنی اس کے نزدیک ترین بھی جانے کی, وہ بات جب آپ اٹینڈ کر لیں گے تو بالکل بیٹھیں, ضرور بیٹھیں, ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. لطیف کھوسا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سب نے جو بالز ہیں وہ آپ کے کورٹ میں ڈال دی ہیں سر, اور ابھی طارق فضل چوہدری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سینئر ہیں, لیکن سر بات وہی ہے کہ کیا آپ لوگ اور مسائل ہیں آف کورس, جو پرابلمز اور جو چیزیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, لیکن اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ بھی تو کچھ ہوگا نا سر؟ وے فارورڈ تو بڑا سیدھا سادہ ہے, یہ مینڈیٹ لوٹا دیں جو مینڈیٹ چوری کیا ہے عوام کا. وے فارورڈ سیدھا سا نکل آتا ہے کہ اگر آپ عوام کے نمائندوں پر منتخب ایوان اور اس سے مترشح ہونے والی حکومتوں کو آپ حق حکمرانی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو دھرتی ماں سے بھی پیار ہوگا, ان کو عوام کی جو ہے افلاس سے, بھوک سے, ننگ سے بھی ہوگا ان کا سروکار. پھر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کس پر جاتا ہے. پھر وہ ظاہر ہے کہ خزانے کو بھی چاہیں گے کہ ٹیکسز لوگ زیادہ سے زیادہ دے. پھر وہ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی جان چھڑوا کر
भीख और कशकोल का प्याला तोड़कर पाकिस्तान को सही माने में खुद मुख्तार भी बनाने की तसव्वुर सोचेंगे, और अगर आवाम के साथ कोई लगाव है ही नहीं किसी का, और वो जो है मुसल्लत की गई है, हुकूमत ठोंस कर बनाई गई है, जिस तरह के खुद इनके जो है अपना सदर पंजाब कहते हैं राना सनाउल्लाह, जिस तरह जावेद लतीफ साहब फरमाते हैं कि हमसे हिसाब मत लेना क्योंकि हमारी तो जो है हमें तो मैंडेट सादा अक्सरियत भी नहीं दी गई है, जिस तरह खाकान अब्बासी इनके कहते हैं, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के दूसरे, अब पता नहीं ये नवाज शरीफ का अलहदा ग्रोह है और कोई शहबाज शरीफ साहब की अलहदा कोई जो है खेप है जो अपना मुख्तलिफ समतों में जा रही है। पहले ये भी तयन कर लें कि इस मुल्क में सही माने में हुकूमत है किसकी, कि किसके साथ बात की जाए, इसलिए कि जो हुकूमत अपना वजीर खजाना और वजीर दाखिला नहीं रख सकती है तो उसको तो अख्तियार है ही नहीं हुकूमत करने का भी, और पहले अपने तजादात ये जरा दूर कर लें। देखें, जब तक आप मैंडेट अवाम का नहीं तस्लीम करते और आइन पर हक हुक्मरानी अवाम को नहीं सौंपते और एजेंसीज को उनका रोल जो है दिफा, बॉर्डर के दिफा और अंदरूनी खलफशार वो भी अगर सिविलियन सुपरमेसी के तहत करना है तब तक जो है नहीं चल सकती है। और जो जुल्म और बर्बरियत रवा कर रखी है इस वक्त इन्होंने, माशाअल्लाह वो तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। चादर और चार दीवारी जिस तरह से की गई है और जिस तरह से एक पार्टी को दीवार से लगाकर अभी भी उनकी सारी क़यादत पूरी जो है पाबा सलासल है और वो पाबंद है, जेलों में ठोसे हुए हैं इन्होंने, और उस पार्टी को जो है पंजाब में तो निकलने भी नहीं देते हैं, सांस भी नहीं लेने देते हैं। मैं निकला तो मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बैरिस्टर सलमान निकला तो उसको गिरफ्तार कर लिया, और ये तो इनका आलम है, किससे बात करें और किस तरह से वे फॉरवर्ड। ये हिपोक्रेसी है, ये बिल्कुल यानी बिसातियों पर हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है, ये उस ड्रामे से नहीं चलेगा इस तरह काम। पहले बाख्तियार बनाएं, अवाम को मुक्तदर सही माने में करें, मैंडेट अवाम का लौटाएं, आइन पर अमलदारी करें और फिर देखें कि रियासत चलती है कि नहीं चलती है। वगरना इस तरह से अगर ये समझते हैं कि हम अवाम को भूल जाएंगे, अवाम का बात करना छोड़ देंगे और अवाम का मैंडेट जो हमसे पूछते हैं कि हमने तो आपको मैसिव मैंडेट दिया, वोटिंग दी, क्या किया हमारे हकूक का, तो हम फिर मजबूर हैं कि हम तो ऐवान में जो है बिल्कुल इसको इसी तरह से फिर जो है हम अपना अवाम का हक मांगते रहेंगे कि अवाम जो ये घुस बैठी हैं इस पार्लियामान में जो मुंतखब नहीं हुए और जो इस वक्त जो है स्ट्रेंजर्स इन दी हाउस हैं, उनको बाहर करके तो सही अवाम के नुमाइंदों को लाया जाए और उन्हीं को हक हुक्मरानी जीत ली जाए। और आर्टिकल 5 में वफादारी और ताबेदारी उन्हीं पर हर एक पर लाजिम और वाजिब है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो या वजीर आजम हो, कोई भी हो, वो अवाम के ताबे है। सही, अवाम के ताबे। खोड़ो साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर खोड़ो साहब, ये वही बातें सुनने को मिल रही हैं, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो आप भी यही कहते थे कि जी ये तो मैंडेट पे नहीं आए हैं, ये तो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। अब वही वाली बात आपके लिए कही जा रही है। अब सुने मेरी बात। अब पीटीआई से मैं कह रहा हूं कि उन्होंने 2018 में नो कॉन्फिडेंस के बाद इस्तीफा देकर अवाम की बेइज्जती की थी, 2 असेंबलियां डिसॉल्व करके अवाम की बेइज्जती की थी। पहले वो अपनी गलती माने, कौम से माफी मांगे कि उन्होंने वोटों की कदर नहीं की। अपोजिशन में बैठना, आज बैठे हुए हैं, अगर कल भी बैठ जाते तो क्या था, अगर कल भी बैठते अपोजिशन में और अपना किरदार अदा करते जो आज किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, लात मार दी असेंबली को और इस्तीफा देके चले गए, जैसे उन्होंने 2013 में किया था, असेंबलियों से निकल के बाहर चले गए। मानो बात कि आपने अवाम की बेइज्जती की थी, माफी मांगो अवाम से कि अवाम की बेइज्जती आपने की थी, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करें। हम कह रहे हैं कि भाई हाथ बढ़ाओ, आराम से अपनी इलेक्शन चलाओ, आराम से अपनी असेंबलियां चलाओ और अपोजिशन का किरदार अदा करो जो आप कर रहे हो, बैठे हुए हो।
किसी ने निकाला तो नहीं है, आप बैठे हो ना अपोजिशन में, किरदार अदा करते रहो। हम हुकूमत में बैठे हुए, कोalition में बैठे हुए, हमें किरदार अपना अदा करने दो। अभी तो 2 महीने मुश्किल से हुए हैं, फरवरी को गुजरे हुए कितना टाइम हुआ, मार्च और अप्रैल, अभी 2 महीने गुजरे हैं। आप मेहरबानी फरमाओ, अपनी गलतियों का एतराफ करो, जो आपने की हैं गलतियां, उसके बाद देखा जाए। जी लतीफ खोसा साहब, देखें, अगर 2 wrongs will not do 1 right, अगर उस वक्त कोई चीज गलत हुई है और अगर उस वक्त फौज ने मुदाखलत की है, तो क्या अब भी फौज ने मुदाखलत करके एक पार्टी को तितर करके उसको अंदर कर दिया गया, तो क्या फिर आप कहेंगे? वो 6 जज साहिबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने बड़ा वाज़ेह लिख दिया कि एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट जो है ये मुदाखलत कर रही है। तो क्या अगर एस्टैब्लिशमेंट के ये कंधों पर चढ़ के इस वक्त इक़्तिदार में आ गए हैं और एस्टैब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 के जरिए 100 बंदों जीतों को हरा दिया है और ओवरटर्न करके हुकूमत पर इनको बिठा दिया है जो लोग हारे हुए हैं, तो क्या ये सही हो जाता है? यानी वो तो गलत जो 2018 की हुई है, वो 2024 में आपने रिपीट करके एक और जो है डमी को इंस्टॉल करके बिठा दिया और डुगडुगी बजाकर आपने जो है एक हुकूमत बना दी है। ठीक है, तो क्या ये फिर दुरुस्त है? ये कौन सी मंतक है? अच्छा, कि वो मैं एक हुआ था माफी मांगे तो फिर ये माफी मांगेंगे? हर एक से आता है। आपने भी डुगडुगी बचाने से कम नहीं किया, आपने भी लोगों को ऐसा समझाया कि वो बहुत कम समझ वाले हैं और बड़ी उनकी मेमोरी, छोटी सी मेमोरी है। लेकिन हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या इस मुल्क में आपने मुल्क के साथ किया, असेंबलियों के साथ किया, सियासत के साथ किया। आपने सियासत को कमजोर किया, आपने असेंबली से इस्तीफे दिए, आपने 2 असेंबलियों को डिसॉल्व किया, आपने सियासत को कमजोर किया। हमने तो फिर भी 5 साल निकालने के लिए तगोदो की और वो पूरे हुए, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो भी मैंडेट आया है वो आया है। मैं ये तो नहीं कहता नवाज शरीफ साहब को भी मैंडेट नहीं मिला, बड़े तैयार होके आए थे, नहीं मिला ना। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, नहीं मिला ना मैंडेट। हमने मान लिया इस चीज को, आप भी मानो कि आपको भी मेजॉरिटी नहीं मिली। अब अपोजिशन में बैठे हैं, आप मेहरबानी फरमाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करते रहें। ये असेंबली में झगड़े होते हैं, ये नारेबाजी मुझे नहीं थकाती जमहूरियत को बचाने में। यहाँ से तो क्या, और पता नहीं कहीं जगह और जगहों पर कुर्सियां चल जाती हैं। मुझे पता है कि असेंबलियों में ये सब कुछ होता है, लेकिन मेहरबानी फरमाओ, पाकिस्तान की अगर मईशत का ख्याल करना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ख्याल अगर करना है, पाकिस्तान को बचाने की अगर बात करना है, तो फिर आप वो रोल अदा करो, बस रोल अदा करो, असेंबली की बेइज्जतियां मत करो। बस मैं तो ये अर्ज कर सकता हूँ। जी खोसा साहब, 1 लास्ट कमेंट है बस। जी देखिए, क्या जिन लोगों ने 14 खड़े किए थे फिर कराची में 18 को MQM को बना दिया, क्या ये 19 क्या एक मिनट क्या ये समझते हैं कि उनको सही वो इलेक्ट हुए? क्या वो सही इलेक्ट हुए? अरे बाबा, ये ड्रामा कब बंद करवाओगे? खुदा का खौफ करो। सियासतदान को मिलकर, सियासतदानों को अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आप एक मर्तबा आवाम के जो है मुक्तदर होने को तस्लीम करवाएं। और ये हमारी ही कमजोरियां हैं सियासतदानों की, जो बार बार हम साथियों का जो है उनकी तरफ देखते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। आपके साथ कराची में हुआ है या हमारे साथ हुआ है पंजाब में जो कुछ हुआ है, क्या आप समझते हैं कि ये सारा कुछ सही हुआ है कि हम जो है बर्दाश्त करें जिस तरह करते आए हैं, ताकि ये जो है जब चाहे डोर खींचे और धड़ाम करके गिरा के फिर जो है एक चूहे बिल्ली का खेल तमाशा शुरू हो जाए और पाकिस्तान की कौम भिखारी से भिखारी तर बनती चली जाए। अल्लाह ने तमाम वसाइल दिए हैं, सिवाय इसके कि हम आपस में लड़ के हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ देकर जो है हमने अवाम को भिखारी बना के रख दिया है। तो बस कर दें यार ये तमाशा, खेल तमाशा, और अपने हाथ में इक़्तिदार लें जो अवाम का हक है और आइन में यही मुंदरज है, और एस्टैब्लिशमेंट को उनके रोल पर वापस दें जो आइन। ठीक है।
बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब आपका, लतीफ़ खोसा साहब आपका, निसार खोड़ो साहब आपका, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, और कोशिश यही थी कि आज इस प्रोग्राम के तवस्सुस से, क्योंकि सीनियर पार्टी के तीनों रहनुमा थे, बड़ी वोकल रहनुमा थे, कि कोशिश यही थी कि वे फॉरवर्ड के ऊपर बात करें। जो पार्लियामान में हुआ उसको देख के यकीनी तौर पर अफसोस होता है, क्योंकि आज वहाँ पे कई सारे डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे और डिप्लोमेट्स की मौजूदगी में जो सूरत हाल बनी, दैट इज़ नॉट फेयर, दैट्स बिट गोना अनफेयर। तो इस पे जो है कोशिश ये होनी चाहिए थी कि वहाँ पर थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा आज कर लेना चाहिए था मुल्क की खातिर। इसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।